नहीं किया था, बल्कि कल से भी ज्यादा बेहतर आज के दिन को बनाऊंगा। आज को जीतने की आदत डालिए मेरे दोस्त। इन संघर्ष और चुनौतियों से घबराओ मत। ये चुनौतियां कई बार लाइफ में, हमारे लाइफ में कई बार चुनौतियां आती है ना, तो हमें ऐसा लगता है यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कहा ये भगवान को, ऊपर वाले को मेरे पर रहम नहीं आ रहा है। कितना अच्छा होता कि मैं इस बिजनेस में आता RHI में, और एक दिन रात में सोता और सुबह जागता, और सुबह जागते के साथ पता चलता कि मैं इस बिजनेस में क्राउन बन गया हूं। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आप रात पे सोओगे और सुबह आप क्राउन बन जाओगे। मेरे दोस्त, बनोगे जरूर एक दिन क्राउन, बनोगे जरूर एक दिन आप ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन ऐसे सो कर नहीं बनोगे। चुनौतियों को फेस करके बनोगे। और चुनौती जिसको हम डरते हैं ना कि भगवान हमारे लाइफ में क्यों दे रहे हैं, ये परेशानी यार क्यों आई मेरे लाइफ में, अगर नहीं आता तो कितना बढ़िया होता। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप कल क्या होने वाला है, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। हर चुनौती, हर परेशानी को भेजने में जब ऊपर वाला हमारे लाइफ में देता है ना दोस्त, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। आप समझिए, मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, लोग एग्जांपल से अच्छे समझ पाते हैं। एक किसान था। आपने देखा होगा जनरली किसान के लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस होती है, किसान के लाइफ में क्या क्या चुनौतियां होती है। जैसे आपने देखा होगा एक किसान फसल फसल बुआई करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जितनी बारिश चाहिए उतनी बारिश नहीं हो पाती। क्या मैं सही कह रहा हूं? कई बार ऐसा होता है जितनी बारिश चाहिए उससे ज्यादा बारिश होता है, बाढ़ आ जाता है। क्या होता है ऐसा? कई बार ऐसा होता है कि ठंड में ओले गिर पड़ते हैं, फसल बर्बाद हो जाता है। कभी कभी शीतलहरी आ जाती है, कभी गर्मियों में ऐसा होता है कि बिल्कुल उनकी फसल सूख जाते हैं। तो किसान के लाइफ में जनरली ये परेशानियां हो रहती है। एक किसान था, वो जब भी मंदिर जाता, हाथ जोड़ता भगवान के पास, और वो किसान कहता कि भगवान, आपको तनिक भी दया नहीं आती, आपको तनिक भी दया नहीं है कि मैं किसान हूं, मैं, मेरा परिवार दिन रात मेहनत करता है खेतों में, हमारे वजह से पूरे देश दुनिया में लोग अनाज खाते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं और आप हमारे लाइफ पे इतना परेशानी देते हो। कभी बारिश नहीं होती, कभी तेज बारिश होती है, कभी ओले गिराते हैं, कभी भूकंप आने लगता है, कभी जमीन फट जाती है। रोज मंदिर जाता, एक ही बात है, रोज मंदिर जाता, भगवान को शिकायत करता, रोज मंदिर जाता और बताता कि कैसे भगवान हो आप, आपको अपना काम करना नहीं आता। यार मैं भगवान रहता ना, तो मैं आपसे बेहतर कर लेता सब कुछ, सब चीजों को। तो भगवान उनकी बात को रोज सुनते थे कि यार ये किसान को दिक्कत क्या है यार, ये तो अपने भगवान पे ही शक कर रहा है। एक दिन भगवान प्रकट होते हैं और इंसान के पास बोलते हैं, भाई तू बता क्या दिक्कत है तेरे लाइफ में। उसने बताया कि यार आप भगवान हो, और भगवान हो कि आप अपने काम को नहीं कर पा रहे हो, आप मेरे लाइफ में इतनी चैलेंजेस, चुनौतियां देते हो, क्या जरूरत है इस चुनौती का। तो भगवान ने बोला मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूं, यानी तुझे लगता है ये काम कोई और करता तो अच्छा कर लेता क्या। उस किसान ने बोला हाँ, अगर मैं भगवान होता तो मैं आपसे अच्छा काम कर लेता। तो भगवान ने बोला ठीक है, आज से तू भगवान बन जा, आज से मैं अपनी पावर, सारी पावर तुझे देता हूं, बता क्या है, क्या करना है। उस किसान ने बोला कि ज्यादा नहीं, मुझे आप मुझे ज्यादा नहीं, 6 महीने के लिए मुझे अपनी शक्ति दे दो, देखना फिर पूरे देश दुनिया को मैं खुश कर दूंगा। भगवान ने कहा था आज तो 6 महीने के लिए, आज से तू भगवान। अब उस किसान बड़ा खुश हुआ, उसे पता था कि उसकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस है। उसने क्या किया, इंद्रदेव इंद्रदेव को आज्ञा दी कि देखो इंद्र भगवान, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, जितनी बारिश चाहिए ना उतना ही करना है, ठीक है, फालतू की बारिश की है ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पवन देव को बुलाए, मीटिंग लगाए पवन देव को, वायु, पवन देव को बोले देखिए पवन देव, ज्यादा हीरो मत बनना, जितनी हवा चाहिए उतनी चाहिए, आंधी मत चलाना। सबको बारी बारी से उस किसान ने क्लास लगाया, और वो अपने फसल को बढ़ता हुआ रोज देखता था, और बड़ा खुश था मनी मन में कि यार कितना अच्छा फसल हो रहा है मेरा। भगवान को अपना काम करने नहीं आता था। वो किसान ने उतना ही हवा चला रहा था जितना फसल को चाहिए था, उतना ही बारिश कर रहा था जितना फसल को चाहिए था, उतना ही सब कुछ बराबर एक मानसून को उसने सेट कर दिया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, फसल बढ़ना स्टार्ट हुआ, देखते देखते फसल बहुत बड़ा हो गया। किसान बड़ा खुश हुआ कि यार देखो हमारे फसल कितने बड़े हो रहे हैं और कितने अच्छे हो रहे हैं, भगवान अपना काम नहीं कर पा रहा था, मैंने सब चीजों को ठीक कर दिया। एक दिन आया जब फसल काटने का दिन आया, एक टाइम आया जब फसल काटने का टाइम आया। वो किसान फसल काटता है, ऊंचे ऊंचे फसल हो गए थे, हर साल से ज्यादा बड़े फसल हो गए थे। वो फसल को काटता है, फसल को काटने के बाद किसान देखता है कि किसी भी फसल में अनाज नहीं है, सारे फसल खोखले हैं, किसी में एक अनाज का एक दाना तक नहीं है, बिल्कुल सूखी हुई फसल, यानी जो लंबे लंबे फसल तो हुए थे लेकिन उसमें अनाज कोई नहीं था।
अब जो है वो इंसान फिर से अपना गर्दन ऊपर करता है भगवान की ओर और बोलता है कि इसमें भी तेरी कोई साजिश होगी, इसमें भी तेरी कोई साजिश होगी, तूने जानबूझ के मेरे लाइफ पे फिर से परेशानी लाया है। भगवान फिर से प्रकट होते हैं, बोलते हैं अरे मूर्ख कहीं के, अब मैंने क्या कर दिया, अब तो तू ही भगवान है, तू तो वही कर रहा था जो तू चाहता था, अभी क्या हो गया। उस किसान ने कहा कि आखिर मेरे फसल में से वो दाने कहाँ चले गए, अनाज कहाँ चले गए। तो वो जब दाने नहीं थे तो भगवान बड़े हंस पड़े और भगवान ने उसे बताया कि फसल, पेड़, पौधे, इंसान अनुकूलता में पलते हैं और प्रतिकूलता में फलते हैं, इस बात को तू भूल गया था। मैं फिर से दोहराता हूं, आप याद रखना, फसल, पेड़, पौधे, इंसान अनुकूलता में पलते हैं और प्रतिकूलता में फलते हैं। लाइफ में आपको अनुकूलता अगर आपको लाइफ में सिर्फ रहेगी, सिर्फ पलेंगे आप। अनुकूलता मीन्स जितनी हवा चाहिए था उसने उतना ही हवा दिया, जितना पानी चाहिए था उतना ही पानी उसने दिया अपने फसल को, उसमें सिर्फ पलते हैं। उसका फसल बड़ा हुआ, पला, लेकिन फला नहीं। फलने के लिए प्रतिकूलता चाहिए, प्रतिकूलता मीन्स चुनौती चाहिए, संघर्ष चाहिए। उस वो बिना संघर्ष के वो फसल बड़ा हो रहा था, इसलिए उसमें अनाज नहीं थे। भगवान ने बताया कि इंसान की लाइफ में जब चुनौतियां आती है, परेशानियां आती है, तो मैं इसलिए देता हूं कि मैं उसे मजबूत बनाना चाहता हूं। मैं इसलिए देता हूं कि उसे वो चाहिए, वो चाहता है कि मैं करोड़पति बनूं, वो चाहता है बड़ा कुछ करूं, लेकिन उसे पता है, उसे पता ही नहीं है कि उस रास्ते पे, उस मंजिल तक जाने के लिए तुम्हें उस रास्ते में झेलना जो पड़ेगा वो है संघर्ष। उसके लायक बनाऊंगा। मेरे दोस्त, हमारे लाइफ में जब चुनौतियां आती है ना, परेशानियां आती है, तो हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, लेकिन हम उसे किसी और रूप में ले लेते हैं। हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। तो मेरे दोस्त, आप से मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो बिजनेस आपको मिला है, चुनौतियां जो आपको मिल रही है या मिल रही होंगी, या आज नहीं मिल रही है तो कल मिलेगी। अगर आज आपको नहीं मिल रही है ना, आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो यकीन मानो, अगर मैं आपका सच्चा लाइन हूं तो मैं आपको धोखे में नहीं रखूंगा। चुनौतियां मिलेंगी जरूर, लेकिन मिलेंगी तो उस दिन घबराना मत। उस दिन रोहित शर्मा की बात को याद रखना कि ये बात तो मेरे अपलाइन ने पहले ही बता रखा था कि चुनौतियां मिलेगी। मेरे दोस्त, वो चुनौतियां जब आएंगी ना, तो बस आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आएगी, और उसका कोई भी मकसद नहीं है कि आपको लगता है कि उस ऊपर भगवान का, वो उसका कोई दुश्मनी है इंसान से, उसे उसने कोई पर्सनली दुश्मनी ले रखा है आपसे कि भाई इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे मैं RHI में ब्रांड एम्बेसडर बनने दूंगा नहीं, इसके लाइफ में मैं परेशानी दूंगा सिर्फ इसे नीचे गिराने के लिए। नहीं, उस ऊपर वाले का ऐसा कोई मतलब महत्वाकांक्षा या आकांक्षा या उसकी इच्छा नहीं होती। वो बस इंसान के लाइफ में इसलिए चुनौतियां देता है, इसलिए परेशानी देता है, क्योंकि वो आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। मेरे दोस्त, अगर मैं अगली चीज बताऊं आपको कि क्या ऐसा किया जाए कि इस बिजनेस में मैं एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम मजबूत, एक ऐसा ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर बनूं कि मैं दृढ़ निश्चय वाला बनूं। मतलब आज जो मैंने जर्नी स्टार्ट किया है, चाहे लाख तरह की मुझे चुनौतियां आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डटा रहूं, मैं टिका रहूं, उस दिन तक टिका रहूं जब तक ये जंग खत्म नहीं हो जाती। एक बात याद रखना कि आज जो कामयाबी के बीच आपका जो संघर्ष चल रहा है, ये बस एक जंग है। इसमें सिर्फ वही व्यक्ति हारता है जो व्यक्ति खुद से हार मान लेता है। यहाँ कोई आपको आउट नहीं करने वाला, कोई आपको नहीं कहेगा कि जा तू RHI तेरे से नहीं हो पाएगा, घर चला जा। नहीं, यहाँ पे एक बात याद रखना, हम सबको एक समान अवसर मिला है, हम सबको एक समान बिजनेस मिला है, हम सबको एक समान अपलाइन मिला है, हम सबको समान ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ कोई किसी से भेदभाव नहीं करता। यहाँ वही व्यक्ति जो हार मान लेता है ना, वही सिर्फ आउट होता है। मेरे दोस्त, आप हार ना माने, आपके पास एक दृढ़ निश्चय, आपके पास आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बेहद जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को आप लिख लेना मेरे दोस्त, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप याद रखिए एक बात को कि इस बिजनेस में कल आप कहां जाने वाले हैं, इस बिजनेस में कल आप कितना बड़ा करने वाले हैं, अगर किसी के हाथ में वो है तो वो सिर्फ आपके हाथ में, सिर्फ आपके हाथ में। अपलाइन सबको एक नजर से देखता है, अपलाइन अपने हर बच्चों को समान प्यार करता है, लेकिन हर बच्चे समान रिजल्ट नहीं लाते हैं, हर बच्चे लाइफ में समान आगे नहीं बढ़ते। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बात याद रखना कि आपकी कामयाबी सिर्फ आपके हाथ में है। मेरे दोस्त, दृढ़ निश्चय वाले बनिए, आत्मविश्वास वाले बनिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले बनिए। मैं, अगर आप कहो आपके पास वक्त है तो मैं एक कहानी छोटा सा यहाँ भी सुनाऊं, अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो पता चले मैं कहानियां सुनाता जा रहा हूं और आप बैठ
अरे बाबा, बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हो यार। थैंक यू सो मच, अभिनंदन अभिनंदन। ये आपके उठते हुए हाथ बता रहे हैं कि आप सब वो लोग बैठे हैं जो कल, आज मैं एक करोड़ों के बंगले में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। आप सब वो हैं मेरे दोस्त, जो कल आप भी किसी बंगले में होंगे। कल आप भी वो होंगे ना जिनके पास सब कुछ होगा। यकीन मानिए, जब आप एक लग्जरी लाइफ जी रहे होंगे ना, जब आप करोड़पति बनोगे, आपका बैंक में करोड़ों रुपया है, करोड़ों का बंगले में रह रहे हो, प्रॉपर्टी आपकी हर शहरों, कई राज्यों में फैली पड़ी है, यकीन मानो आपके माँ बाप को प्राउड होगा, आपके ऊपर गर्व होगा। आज आपके पास दो चार दोस्त नाराज जरूर हो जा रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए जब कामयाब बनेंगे ना, 10 20 50 नए दोस्त बनेंगे। नए दोस्त बनेंगे। पैसे वाले लोगों से हर लोग दोस्ती करना चाहता है दोस्त। जब पैसा आता है ना तो वो अकेला नहीं आता। पैसा जब आता है तो अकेला नहीं आता। वो आपको हर चीज साथ में लेके आएगा। आज दोस्त कम है, उस टाइम ऐसा होगा कि आपको दोस्त चुन नहीं पाओगे आप। आपके आपकी अगर आप में से कितने लोग हैं जो शादीशुदा नहीं है, जरा हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग कुंवारे हैं? अब देख लो, सबके सब हाथ खड़ा कर दिए कि शर्मा जी थोड़ी देख रहे हैं कि हम शादीशुदा हैं कि नहीं है। अरे रे 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 रे, अरे मेरे सारे कुंवारे भाइयों। ठीक है, चलो चलो चलो, मैं मान गया सब कुंवारे बैठे हो, यहाँ सब के सब कुंवारे बैठे हो। यकीन मानो, जब कामयाब बनोगे ना, क्योंकि ये वो पैसा नहीं है ना जो आप सोच रहे हो ना, कि जैसे बाहर की दुनिया में लोग कमा लेते हैं कुछ पैसे, लाख 10 लाख 5 लाख, तो अरे अमीर बन गए। अरे यार, 5 लाख 10 लाख यहाँ तो महीने का आएगा, महीने की। ठीक है, और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं भाई साहब, वो व्यक्ति बोल रहा है जो कमाया है, कमा रहा है, जो करोड़पति बना है, बनाया है। अब सोचो ना वो दिन कैसा होगा यार। आज अब कुंवारे हो, पता चलेगा जब आपकी शादी की बात चल रही होगी, सोचो कैसा माहौल होगा कि लड़की वाले जो होते हैं ना, उनको पता चलेगा लड़का तो करोड़पति है यार। और वो कोई विरासत में करोड़पति नहीं है। हाँ हाँ, हेलो, कोई विरासत में करोड़पति नहीं है कि दादा का संपत्ति था, दादा अमीर था इसलिए बाप अमीर हुआ, बाप अमीर था इसलिए बेटा अमीर हुआ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे करोड़पति को मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे करोड़पति का मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। उन करोड़पति का वैल्यू है जो गरीब पैदा लिए थे, लेकिन अपने बल पे करोड़पति बने हैं, उनका मार्केट में बहुत इज्जत होता है मेरा दोस्त। ठीक है, तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए हो ना कि आप यकीन मानो, वो लाइफ यार ऐसा जियोगे लाइफ को ना, क्या बोलोगे यार, प्राउड होगा यार, आपको प्राउड होगा। जब जैसे देखो ना, मैं आपको बता रहा हूँ कितना, मैं आपको ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ रोज होके एकदम ऐसा आंसू बहाते हुए। नहीं मेरे दोस्त, मुस्कुराता चेहरे पर हंसी देखो ना, क्यों है ये फेस ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं बना हूं, मैंने बनाया है। और आप वो सोचो बनोगे ना, तो आप जब दहाड़ मारोगे ना, जब आप कहीं बात कर रहे होगे ना, आपके यार, मैं सोचो, कल्पना करो उस चीज का, कैसा वो दिन होगा, कैसा वो दिन होगा जब बताओगे आप अपनी कामयाबी की जर्नी मेरे दोस्त। तो आज थोड़ा सा और मुझे आप सुन लीजिए। मैं दृढ़ निश्चय पे बात कर रहा था, आप बोलेंगे तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ूंगा, लेकिन नहीं तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं। आप जरूर ध्यान से सुनिए। ये स्टोरी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद है। हाँ, मैं ये स्टोरी स्टार्टिंग के अपने दिन को मैं याद करूं, मुझे स्टार्टिंग से स्टोरी पसंद है। मुझे कई बार ऐसा लगता था कि ये स्टोरी ना, मतलब हमारी स्टोरी है, हम जिस फील्ड में हैं और जहां पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कई बार ये स्टोरी जब मैं सुनता था ना, मुझे ऐसा लगता था ये स्टोरी हमारी स्टोरी है यार, हमसे रिलेट हो रही है स्टोरी। आप थोड़ा ध्यान से इस स्टोरी को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कहानी है एक राजा की। आवाज जा रही है ना? हाँ, ये कहानी है एक राजा की जिसकी एक बेटी थी। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को, हाँ थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। ये स्टोरी एक राजा की जिसकी एक बेटी थी, और वो एक धनवान राजा था। पहले क्या, राजा भी कई तरह के होते थे। कुछ राजा ऐसे होते थे जिनके पास धन कम होता था, संपत्ति कम होता था, उनकी जो एरिया होता था, उनका राज्य छोटा होता था। लेकिन ये स्टोरी एक ऐसे राजा की जो एक धनवान राजा था, जिसकी राज्य बहुत बड़ी राज्य थी। और उस राजा को हमेशा एक सोच होती थी, एक बात सोचता था वो, जब भी अपने मंत्री, राजा लोग को देखना, राजा के जमाने में क्या होता था कि वो लोग उनके राज दरबार में ऐसे लोग होते थे जो बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान किस्म के लोग होते थे, जो उनको वो रखते थे, जिनसे वो अपनी बातें शेयर करते थे, जिनसे वो पूछते थे, जिसपे रणनीति तैयार करते थे।
जिसपे वो अपने राज्य की उन्नति के बारे में बात करते थे, ऐसे कुछ टीम होते थे। तो वो राजा अक्सर अपने उस टीम के पास बैठता और राजा बात करता कि मुझे एक चीज की हमेशा डर लगा रहता है, मैं सोचता रहता हूं कि मेरी बेटी पूरे राज्य की जो मालिक है अकेली है, यानी कल इस राज्य का जो आप ये कह सकते हो जो उत्तराधिकारी है वो मेरी बेटी है। लेकिन मेरी बेटी की जब शादी विवाह योग्य होगी वो, तो मैं कैसे एक ऐसे वर की तलाश करूंगा, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कैसे करूंगा जो इतना योग्य हो कि वो मेरी बेटी से शादी करके मेरे इस राज्य का राजा बन सके। मैं ऐसे व्यक्ति को कैसे ढूंढ पाऊंगा इतनी बड़ी दुनिया में। तो उसके जो बुद्धिमान उसके वो लोग थे जो उनके वहां पे राज दरबार में बैठे रहते थे, उन्होंने कहा महाराज आप चिंता मत करिए, हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारी बेटी जब विवाह योग्य होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि लाखों करोड़ों में वो एक लड़के को चुनकर निकाल दूंगा। लाखों नहीं, करोड़ों में एक चेहरे को निकाल दूंगा कि ये आपकी बेटी से विवाह योग्य है, ये वो व्यक्ति है जो कल राजा बन सकता है। दिन बीतता गया, उम्र बीतती गई, देखते देखते साल हुआ, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, राजा की बेटी विवाह योग्य हुई है। अब राजा फिर से एक मीटिंग बुलाते हैं अपने राज दरबार में और उन सारे बुद्धिजीवी लोगों से पूछते हैं कि अब तो हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, तो आखिर आप मुझे बताइए, जो आपने बताया था कि हम करोड़ों में एक चेहरे को चुन लेंगे कि इस राज्य का राजा उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। तो उनमें से जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने कहा महाराज चिंता मत करिए, हमारे पास सब व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि हम एक प्रतियोगिता करेंगे। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी, यहाँ किसी राजा और प्रजा से कोई मतलब नहीं है। ये स्टोरी बस मैं इसलिए सुना रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि इस स्टोरी को सुनने के बाद जब मैं आपके लेवल पे था तो मुझे बस एक बात समझ में आई थी कि ये स्टोरी उस राजा और प्रजा का नहीं था, उस रानी और होने वाले राजा का नहीं था, ये स्टोरी मेरी है, ये स्टोरी आपकी है, ये हम सब की स्टोरी है। ध्यान से सुनिएगा। तो वो जो उनकी टीम होती है आ, वो टीम बताता है कि हम एक प्रतियोगिता करेंगे, एक स्वयंवर करेंगे, जिसमें उस स्वयंवर को वो जीतेगा जिसके कुछ रूल रेगुलेशन होंगे। और रूल रेगुलेशन उन्हें बताया कि हम बना चुके हैं। आप एक काम कीजिए, पूरे राज्य में, बल्कि राज्य से बाहर, देश से बाहर, हर जगह ये संदेश पहुंचा दें कि राजा महाराज ने एक प्रतियोगिता रखा है और जो उस प्रतियोगिता को जीत लेगा वो व्यक्ति, जो जीतेगा, राजा अपनी बेटी का विवाह उससे करेगा। और सिर्फ विवाह नहीं करेगा बल्कि उस राज्य का आने वाला नया महाराज वो होगा जो उस प्रतियोगिता को जीतेगा। राजा ने कहा कि पूरे देश, उन्होंने कहा कि क्या पूरे देश और देश के बाहर भी ये ऐलान करना है? अगर ऐलान करना ही है तो क्यों ना हम सिर्फ ऐसा करें कि सिर्फ राजा के जो वंशज हैं, यानी राजा की जो पीढ़ी है, क्यों ना सिर्फ राजा राजा को बता दिया जाए और सिर्फ राजकुमार लोगों को बुलाया जाए कि राजकुमार लोग आए और आके प्रतियोगिता में भाग लें और कोई एक राजकुमार जीत जाए और वो मेरी बेटी शादी करके और राजा बन जाए। तो उस बुद्धिजीवी ने कहा नहीं महाराज नहीं, हम करोड़ों में एक चेहरे को निकालेंगे, करोड़ों में एक चेहरे को, राजा या राजकुमार नहीं। अगर राजकुमार को आना है तो वो भी आ सकते हैं प्रतियोगिता में, लेकिन ये प्रतियोगिता हर आम नागरिक के लिए ऐलान करिए। राजा ने ऐलान करवाया पूरे देश दुनिया में कि जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा वो बनेगा राजा और मेरी बेटी से शादी करेगा। सब पूरे देश दुनिया में लोग खुश हो गए कि ये तो कमाल की बात है भाई साहब। मतलब अब यकीन नहीं करोगे, एक जगह बताया गया कि इस जगह पे सबको रिपोर्ट करना है, आना है, जहां प्रतियोगिता आरंभ होगी। वहां पे तकरीबन तकरीबन 20 से 25 हजार लोग आए और सब लोग ये सोचकर आए कि मैं राजा बनूंगा। 20 से 25 हजार लोग आए कि मैं जीतूंगा और मैं महाराज की बेटी से शादी करूंगा। 20 से 25 हजार लोग आए। राजा जब ये देखता है कि 20 से 25 हजार लोग आए हैं तो राजा बड़ा आश्चर्य में होता है कि इस 25 हजार में वो व्यक्ति कौन होगा। बुद्धिजीवी ने कहा महाराज चिंता मत करिए, आप बस खुश हो जाइए कि वो व्यक्ति भी आ गया है। इस भीड़ में वो शख्स भी आ गया है जो राजा बनेगा। इस भीड़ में वो शख्स भी आ गया है जो जीतेगा। इस भीड़ में वो शख्स भी आ गया है जो प्रतियोगिता में नंबर 1 बनेगा।
अब अनाउंस करने की बारी आई कि प्रतियोगिता में करना क्या है। बताया गया कि जितने भी आप सब लोग आए हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, आपको करना यह है कि आपको एक कवच दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि राजा महाराजा के समय में लोग कवच पहनते थे, कवच। और कवच उनको कई तरह से युद्ध में रक्षा करता था। जब युद्ध चलता था तो तलवार से बचाता था। तो उन्हें बताया गया कि ये कवच पहनना है तुम्हें, और जिस कवच का वजन था 80 किलो। कितना था? 80 किलो। 80 किलो का कवच पहनना है लोहे का। और वो पहनने के बाद आपको बताया जाएगा आगे क्या करना है। तो जितने सारे लोग थे उसमें से आधे लोग तो एकदम घबरा गए कि 80 किलो का कवच पहनना है, ये कैसे 80 किलो का लोहे का कवच पहन सकते हैं। कुछ लोग वहां पीछे हट गए। कुछ लोग जो बचे उसमें से लगभग 10,000 12,000 बचे, 15,000 बचे। उन लोगों ने कवच पहना और उन सबको ले जाया गया प्रतियोगिता के स्थल पे। और जहां पे ले जाया गया वो एक जगह था, एक पहाड़ी के नीचे। एक पहाड़ी के नीचे ले जाया गया और उसके बाद सबको बोला गया कि आप में से सभी को इस पहाड़ी के सबसे टॉप पे चढ़ना है। और सीढ़ियां बनी है, और सीढ़ियां मेरे दोस्त पता है कैसी बनी थी? एकदम ऐसा खड़ी सीढ़ियां। और 80 किलो के कवच को पहनकर तुम्हें सबसे टॉप में चढ़ना है पहाड़ के ऊपर। और वहां पे एक बड़ा सा घंटा है, घंटी जो होता है ना, घंटी, मंदिर का घंटी। एक बड़ा सा घंटी है, ऊपर चढ़ के जो घंटी बजा देगा वो इस प्रतियोगिता को जीत जाएगा। अब उसमें से आप यकीन नहीं करोगे, 90% लोग वहां से पीछे हट गए कि राजा ने सबको मरवाने का उपाय कर रखा है। राजा आज सबको मरवा देगा मेरे दोस्त। 80 किलो का कवच पहनकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है। और वो पहाड़ी इतनी ऊपर पे है कि वो दिख भी नहीं रही है उसकी चोटी। और इतनी खड़ी पहाड़ी पे चढ़ कौन पाएगा? 90% लोग पीछे हट गए। 10% लोग बचे कि हम चढ़ेंगे मेरे दोस्त। उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे कि मुश्किल से जो चढ़ने वाले जो लोग बचे उस सैकड़ों की संख्या में बचे कि जो पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। और जब चढ़ना तैयार स्टार्ट किए तो कुछ लोग ऐसे थे कि जो गए और 100 सीढ़ी तो चढ़ गए। और 100 सीढ़ी चढ़ने के बाद जब उनको आगे की चोटी दिख नहीं रही थी, कहां तक पहाड़ी का अंत है, वो 100 सीढ़ी चढ़ने के बाद वो वापस हो गए कि लगता है कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, ये मर जाऊंगा मैं। और पता नहीं इसकी अंत कहां पे है, इसका आखिरी चोटी कहां पे है, हम नहीं चढ़ सकते। कुछ लोग 100 सीढ़ी से लौट गए। उसके बाद उसमें से कुछ लोग बचे जो आगे बढ़े कि नहीं, हम अगर निकले हैं, घर से निकले हैं तो हम रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोग बढ़ना स्टार्ट किए मेरे दोस्त। तकरीबन 500 सीढ़ी चढ़े, 500 सीढ़ी। और 500 सीढ़ी चढ़ने के बाद जितने भी लोग चढ़े थे सबकी हालत खराब हो गई। सबकी हालत खराब हो गई, पसीने से लथपथ, किसी के पांव कांप रहे हैं, किसी के छाले पड़ गए पैरों में। ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी एक सीढ़ी चढ़ नहीं पाएगा। बड़े मुश्किल से 500 सीढ़ी चढ़े। और वहां पे चढ़ने के बाद लिखा हुआ था, 500 सीढ़ी चढ़ने के बाद लिखा था, कृपया यहाँ 2 मिनट का आराम करें। ध्यान से सुनिएगा, उस 500 सीढ़ी चढ़ने के बाद लिखा था, कृपया 2 मिनट का यहाँ आराम करें। सब लोग वहां पे बैठ गए। और बैठने के बाद जैसे बैठे, वहां पे उस सीढ़ी के बगल से एक लिफ्ट आया। आपने लिफ्ट देखा? लिफ्ट कई बार पहाड़ियों के ऊपर लिफ्ट लगा होता है जो पहाड़ी को ऊपर नीचे ले जाने के लिए। आपने से कितने लोग देखे हो? मैं हाथ खड़ा करना, तभी मुझे लगेगा आप कहानी समझ पा रहे हो। थैंक यू। आपने लिफ्ट देखा होगा, कई बार जो ऊंची पहाड़ी होती है उसमें लिफ्ट लगा होता है ताकि जो सीढ़ी से नहीं चढ़ना चाहते हैं लिफ्ट से ऊपर नीचे कर सकते हैं। सीढ़ी के उस 500 सीढ़ी के बगल में एक लिफ्ट आकर रुकता है। और उसमें लिखा होता है उस लिफ्ट में कि यदि कोई उतरना चाहते हैं तो आप उतर सकते हैं, ये लिफ्ट से आपको नीचे ले जाया जाएगा। हेलो, अगर कोई उतरना चाहते हैं तो लिफ्ट में बैठ जाइए, आपको सुरक्षित नीचे उतार दिया जाएगा। और जो ऊपर चढ़ना चाहते हैं वो ऊपर चढ़ सकते हैं। उसमें से आप यकीन नहीं करोगे, आधे लोग लिफ्ट में बैठ गए कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, हम ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, पता नहीं कहीं लड़खड़ा के नीचे ना गिर जाए, हम मर ना जाए, इससे अच्छा है चलो लिफ्ट पे चलते हैं, नीचे उतर जाएंगे। उसमें से आधे लोग लिफ्ट पे बैठ गए। उसमें से अब गिने चुने लोग, 10-15 लोग बचे जो हिम्मत किए कि हम ऊपर जाएंगे। राजा सब देख रहा था, उसके बुद्धिजीवी सब देख रहे थे। सारे लोग हिम्मत करते हुए आगे बढ़ते गए। 100 सीढ़ी और चढ़े। 600 सीढ़ी जब पूरा हुआ तो वहां पे लिखा था 2 मिनट का आराम कर सकते हो। सब लोग वहां पे रुक गए। उसके बाद वहां पे फिर से लिफ्ट आया और लिखा था लिफ्ट पे कि यदि आप में से कोई उतरना चाहते हैं तो ये आखिरी मौका है, आप उतरना चाहते हो तो अभी बैठ जाइए, आपको सुरक्षित नीचे उतार दिया जाएगा। मेरे दोस्त, वहां से लगभग सब लोग उस पर बैठ गए, सिर्फ 2 लोग नहीं बैठे।
दो लोग नहीं बैठे, बाकी सब उतर गए कि भाई साहब कम से कम उतरने में अब तो मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, उतरने में भी मेरा हालत खराब हो जाएगा, चलो लिफ्ट में बैठ जाते हैं। लेकिन दो लोग हिम्मत नहीं हारे। दो लोग क्या किए, चढ़ना स्टार्ट किए, और चढ़ना स्टार्ट किए, 100 सीढ़ी और चढ़े। 700 सीढ़ी चढ़ चुके थे। अब दोनों की हालत खराब हो गई थी। दोनों के पांव से खून निकल रहा था। जो लोहे का कवच उसने पहना था ना, उस कवच से गर्दन में खून निकल रहा था, उसके सीने से खून निकल रहा था, उसके हाथों से खून निकल रहा था। उसने जो मुकुट पहन रखा था लोहे का, जहां उसके हर जगह वो खून से लथपथ हो चुका था दोनों। 700 सीढ़ी चढ़ने के बाद लिफ्ट फिर से आती है कि यदि कोई उतरना चाहता है तो ये एकदम फाइनल और आखिरी मौका है, आप उतर सकते हैं। मेरे दोस्त, उस दो में से एक ने लिफ्ट पे बैठना स्टार्ट किया कि मैं नीचे चला जाता हूं, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन एक शख्स वो हार नहीं माना, बोला अब या तो आर या पार, अगर मरना ही है, ऐसे कौन सा मैं बहुत राजा खानदान से हूं। मेरे दोस्त, वो एकदम गरीब घर का लड़का था, एक किसान का लड़का था वो। जितने राजा महाराजा सब हार मान चुके थे, वो जो आखिरी लड़का बचा था ना, एक किसान परिवार का, एक मामूली घर का लड़का था। और उसने कहा अब चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा कौन सा मैं राजा ठाठ वाली जिंदगी जी रहा था, लेकिन अगर इस पहाड़ी पे चढ़ गया तो मैं राजा बनूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं 700 सीढ़ी चढ़ चुका हूं, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे दोस्त, वो क्या करता है, आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। अब वो, आप यकीन नहीं करोगे, वो मुश्किल से 50 सीढ़ी भी नहीं चढ़ा था। मुश्किल से 50 सीढ़ी भी नहीं चढ़ा था। 750 सीढ़ी टोटल हुआ। 50 सीढ़ी चढ़ा, और अचानक से एक चमत्कार होता है। एक अचानक से चमत्कार होता है। वो देखता है, वो जो लड़का जो 80 किलो कवच पहना था, वो देखता है कि वो अचानक से कोई एक शक्ति है, जो शक्ति बहुत तेजी से उसे पहाड़ के ऊपर लेकर खींच कर ले जा रही है। वो बड़ा आश्चर्य में था कि ये क्या हो रहा है। अब वो जमीन पे पैर नहीं रख रहा है, वो अपने आप खींचा चला जा रहा है। अपने आप उसे ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में हूं। उसे कोई तकलीफ नहीं, उस तकलीफ से आजाद हो गया। वो एकदम आराम से ऊपर जा रहा है, और देखते देखते मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर वो पहाड़ी के बुलंदी पे पहुंच गया। और पहुंचने के बाद उसने देखा एक बड़ा सा घंटा घंटा है। उसने घंटे को बजाया, और राजा को पता चल गया कि एक व्यक्ति जीत चुका है। और जीतने के बाद उसके वो रानी वहां पहुंचती है, उसकी बेटी उसे वरमाला डालती है, और उसे अपना पति स्वीकार करती है। राजा ऐलान करता है कि हमारा आने वाला राजा इस राज्य का ये होगा। ये यहां तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन वो किसान का बेटा बड़ा आश्चर्य में था कि ये 750 सीढ़ी के बाद अचानक से ये ऐसा क्या चमत्कार हुआ, मैं कैसे टॉप कर गया, मैं कैसे पास हो गया, मैं कैसे प्रतियोगिता जीत गया। तो उस बुद्धिजीवी ने बताया, क्योंकि राजा भी ये नहीं समझ पा रहा था। राजा ने भी पूछा कि ये अचानक से कैसे हुआ ये। तो उस बुद्धिजीवी ने बताया कि महाराज, हमने जो प्रतियोगिता रखा था, हमने ये 80 किलो का कवच, जी, जो इन लोगों को चुनौती लग रहा था, ये 80 किलो का जो कवच, लोहे का कवच, जो इन लोगों को परेशानी लग रहा था, ये 80 किलो का कवच क्यों पहना दिया गया है, ये लोहे का कवच क्यों पहना दिया गया है, ये 80 किलो का जो कवच है ना, यही तो कामयाबी का जरिया था। हमने एक चुंबक लगाया था। मेरे दोस्त, वो जो घंटी था ना, घंटी, वो घंटी पूरी चुंबक की बनी हुई थी, और एक विशाल का एक चुंबक उस घंटी के ऊपर भी लगा हुआ था। और उसको इस प्रकार से सेट किया हुआ था कि जैसे ही कोई व्यक्ति 750 सीढ़ी पे पैर रखेगा, और वैसे ही चुंबक जैसे उस लोहे के टच में, यानी उसके क्षेत्र में आएगा, वो उसे खींचना स्टार्ट करेगा। आपने देखा होगा कि लोहे को चुंबक खींचता है, लोहे को चुंबक खींचता है अपनी ओर, और वो चुंबक अपनी बहुत तेजी से उस लोहे को खींचना स्टार्ट किया, और वो लड़का बिना मेहनत के ऊपर खींचा चला गया। मेरे दोस्त, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम में से कई सारे लोग भाग तो ले लेते हैं कि राजा बनना है, आरएच आई ब्रांड एम्बेसडर बनना है। अब ये समझो, वो रानी और महाराज का जो रोल है, वो है आरएच आई ब्रांड एम्बेसडर, कामयाबी आपका। हम भाग तो ले लिए, ठीक है, और हमारे ऊपर वो कवच भी पहनने को तैयार हो गए, हम सीढ़ी चढ़ने को भी तैयार हो गए, और हम चढ़ रहे हैं। हमारी पैर लड़खड़ा रहा है, हमें कई बार हमारी पाँव में छाले आ सकते हैं, कई बार आपको ऐसी चुनौतियां आएंगी कि आप बैक हो जाओ, आप छोड़ दो, हार मान लो, लोग गुमराह करेंगे और लिफ्ट लेके आएंगे कि आ जा, लिफ्ट में बैठ जा और आरएचआई छोड़ दे। लेकिन आपको उस वक्त याद रखना है कि एक चुंबक ऊपर इंतजार कर रहा है। आपको याद रखना है कि एक टाइम आएगा, आज आप मेहनत कर रहे हो, आप इतना मेहनत कर रहे हो, और रिजल्ट हो सकता है छोटा मिले आपको। एक टाइम आएगा जब इतना सा मेहनत करोगे और रिजल्ट बड़ा मिलेगा। एक उस सीढ़ी तक तो चढ़ जाइए, उस सीढ़ी तक पहुंच जाओ। मेरे अपलाइन ने सिखाया था कि रोहित, तुझे बस उस सीढ़ी तक पहुंचना है। एक टाइम आएगा वो चुंबक तुझे खींचेगा, एक टाइम आएगा इस बिजनेस में तुझे कुछ नहीं करना है,
अपनी नेटवर्क, अपनी टीम के लिए काम करो। एक टाइम आएगा कि तू अगर ये सोचेगा कि मैं प्रमोशन नहीं लूंगा तो भी प्रमोशन होगा। अगर तू लाख सोचेगा कि यार बहुत हो गया, अब पैसा नहीं कमाना, अब मैं RSI में बहुत कमा चुका, लेकिन तो भी तुम कमाओगे। मेरे दोस्त, आप यकीन रखिए, आज जो चैलेंजेस है आपको, उस चैलेंजेस को इग्नोर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका हर अपलाइन आपके साथ खड़ा है, आपकी कंपनी आपके साथ खड़ी है। मत देखिए कौन कहां से परेशानी आ रही है, कौन इतनी सी परेशानी को इतना बता रहा है, मत ध्यान दीजिए। यकीन रखिए, ये बिजनेस इतना बड़ा है ना मेरे दोस्त, कि एक दिन आप राजा बनेंगे। एक दिन वो प्रतियोगिता आप जीतेंगे, जिस प्रतियोगिता में आप भाग लिए हो। मेरे दोस्त, ये कहानी मुझे बहुत प्रेरित की थी, और मैं लगातार 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 सीढ़ी चढ़ता रहा, लगातार पांव में छाले पड़ते गए, मैं रुका नहीं। और एक टाइम आया वो चुम्बक खींचता चला गया। आज मेरे दोस्त, आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं, यकीन मानिए, आज आप जहां पे भी हैं, भारत में जिस जोन में भी काम कर रहे हो, आप बस एक ही काम करिए, और वो काम बस है कि आप घबराएं नहीं, आप निराश हताश ना हो, एनर्जी के साथ काम करते रहिए, मोटिवेशन के साथ लक्ष्य बनाकर काम करते रहिए। चैलेंजेस कुछ नहीं बिगाड़ेगी, चैलेंजेस जो भी है, जो भी आ रही है या जो आएंगी आपकी कामयाबी में, उसको एक्सेप्ट कीजिए। हर चैलेंज जो आता है वो आपको सेव करने के लिए आता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता, आपने पैरासूट देखा है? पैरासूट सुना तो होगा ना, पैरासूट की, पैरासूट का काम क्या होता है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि पैरासूट का काम क्या होता है? क्या आप जानते हो पैरासूट का क्या काम है? जानते हो तो हाथ यस खड़ा सर। करो। गुड, वेरी गुड। आप सब जानते हो पैरासूट का काम ये होता है कि आपने देखना कि कई बार आप फ्लाइट पे सफर कर रहे हो, तो आपको अनाउंस किया जाता है कि जो जो आपकी जो रक्षा बैग है वो आपके सीट के नीचे है। कई बार आप देखना पैरासूट का जो काम होता है, आप देखना कई बार लोग ऊंची ऊंची पहाड़ियों से पैरासूट पहनते हैं और जंप मारते हैं। आपने देखा है ना, यूट्यूब या कहीं पढ़ा सुना जाना होगा, आपने देखा हो कई बार लोग प्लेन में बैठते हैं, प्लेन में से जंप मारते हैं वो पैरासूट पहनकर। मेरे दोस्त, पैरासूट का काम क्या होता है? पैरासूट, आप देखना कोई व्यक्ति फ्लाइट से कूदता है ना, तो कूदने के बाद वो पैरासूट उसका जान बचाता है। और जान कैसे बचाता है, ध्यान से सुनिए। आप सब जानते हैं, मैं बस याद दिला रहा हूं कि पैरासूट जान कब बचाता है। पैरासूट पहनकर कूदता है, और कूदने के बाद जैसे ही जमीन के सतह से कुछ फीट ऊपर वो रहता है, शायद आई थिंक 100 या 200 फीट, जो भी अप्रोक्स होगा, वो जब जमीन के सतह के पास आने वाला होता है, आसमान से जब कूदता है वो जमीन के सतह से कुछ ऊपर, वो क्या करता है, बटन दबाता है और पैरासूट को ओपन करता है। और जैसे ही पैरासूट ओपन होता है ना दोस्त, एक बड़ा सा वो जो पैरासूट जो वो बलून होता है वो खुल जाता है, और उसमें हवा भर जाता है। और हवा भरने के बाद वो सेफ लैंड करता है। लोग पहाड़ी से उस पैरासूट को पहनकर कूद जाते हैं, प्लेन से वो पैरासूट का पहनकर कूद जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि मेरे दोस्त, वो पहाड़ी से कूदता है पैरासूट पहनकर, उसकी जान बच जाती है। वो वो फ्लाइट से कूदता है, प्लेन से, वो जान बच जाता है, क्योंकि हजारों फीट की ऊंचाई से कूद रहा है वो 20,000 फीट, 10,000 फीट, 30,000 फीट की ऊंचाई से कूद रहा है, उसका जान बच जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, अगर क्या हो, अगर वो पैरासूट हम भी पहन ले और पहनकर छत से कूद जाए, क्या हम बचेंगे या मरेंगे? मुझे एक बार बताइएगा जरा। हेलो मेरे दोस्त, छत से अगर पैरासूट पहन कर कूदोगे ना, तो आपका दो पांव में से एक पांव बचेगा, और दो हाथ में से आपको पता नहीं कोई हाथ बचे कि नहीं बचे, सर बचे कि नहीं बचे। क्योंकि पैरासूट को इसलिए नहीं बनाया गया कि पहनकर छत से कूद जाओ। पैरासूट को बनाया गया है किसी भी एडवर्ड सिचुएशन के लिए। कोई खतरनाक चुनौती चाहिए, वो पैरासूट तभी खुलेगा जब उसको ऐसी चुनौती चाहिए कि जब वो, आप जब कूदते हैं ना 30,000 फीट से, मेरे दोस्त, उसको एक ऐसी चुनौती, पैरासूट को डिजाइन ही किया गया है कि वो तभी खुलेगा जब उसकी जो सरफेस है, जब वो तेज, मतलब कि ऊपर रफ्तार से नीचे गिर रहा हो, और उसके हवा भरने की ताकत, ऑक्सीजन उसके अंदर जाए। छत से कूदोगे तो हाथ पैर टूट जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी लाइफ में कई बार चुनौतियां आती है, तो हमें लगता है ये क्यों आई है, या क्यों हमें कामयाबी चाहिए था, क्यों चुनौती आई। उस पैरासूट को याद रखना कि अगर पैरासूट की चुनौती, जिसे हम चुनौती कहते हैं, वो 30,000 फीट, मेरे दोस्त, वो इतनी ऊपर से उड़ रहा है, इतने ऊपर से नीचे गिरा, इसलिए वो खुल पाया। अगर वो छत से गिरता तो हाथ पैर टूट जाता। इसलिए किसी भी सिचुएशन में आप, कोई भी एडवर्ड सिचुएशन, किसी भी कामयाबी के सफर में, जब कभी आपको कोई चैलेंजेस कुछ भी आ रहा हो, तो उसको वेलकम करिए, उसका स्वागत करो कि आ गए तुम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बिजनेस में बस एक ही काम करना है,
और वो काम करना है क्या? बस एक ही काम, वो आगे बढ़ते जाना है। मेरे दोस्त, आज आपने लगभग लगभग 1 घंटा 20 मिनट आप मुझे समय दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब एक मीटिंग में मैं सारी बातें तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि शायद मैं आपके अंदर एक आग लगा पाया होऊंगा कि इस बिजनेस में कितना बड़ा किया जा सकता है। मेरे दोस्त, आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं इस महीने के। कुछ करो यार, कुछ करो मेरे दोस्त, अंदर आग लगाओ। आप जरा देखो जरा सा, इस बिजनेस में कितने सारे लोगों ने अपनी लाइफ बदल लिया, तो तुम क्यों नहीं? आप क्यों नहीं कर सकते हम? ऐसा कौन सा वो लोग 30 मार खान थे जो आज करोड़पति बने? यार ऐसा कुछ नहीं थे, वो रावण नहीं थे जो 10 सर लेके आए थे। रोहित शर्मा कोई रावण नहीं है, उसके 10 सर 10 हाथ पांव है। आपकी तरह एक आम एक गरीब परिवार से आया हुआ एक व्यक्ति आपको बता रहा है, कुछ नहीं। अपने आज में जीजिए, अपने आज को जीतिए, अपनी हर दिन अपने लक्ष्य को जीतिए, हर दिन कल के दिन से बेहतर बनाइए। हर रात ये सोचकर सोइए कि आज मैं बेहतर किया हूं। हर परेशानी को, हर चैलेंज को स्वीकार कीजिए, हर चुनौती को फाइट कीजिए, और हर दिन को जीतते हुए मेरे दोस्त एक ही काम करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कल क्या होगा आप नहीं जानते, वो ऊपर वाला जानता है। और ऊपर वाले पे यकीन रखिए कि अगर उसे आपको कुछ देना नहीं होता तो RHI में नहीं भेजता। देश देश में हजारों कंपनियां चल रही हैं, लोग अपने लाइफ में जीने के लिए लाखों तरह के काम करते हैं, लेकिन सोच कर देखिए हम और आप RHI में, क्या ये इत्तेफाक है? मैं नहीं मानता कि इत्तेफाक नाम का चीज होता है कोई, क्योंकि इत्तेफाक नाम का चीज भगवान के डिक्शनरी में नहीं है। हमारे लाइफ में कोई इत्तेफाक नहीं होता दोस्त। अगर हमारे लाइफ में कुछ घट रहा होता है ना, तो वो सब प्री प्लान, वो गॉड, वो सब बेहतर कर रहा है। जो हो रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। आप उसके हर फैसले को स्वीकार कीजिए। वो जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग को एक्सेप्ट कीजिए कि आपने मेरे लाइफ में RHI दिया है, आपने मेरे लाइफ में बिजनेस दिया है, आपका धन्यवाद। आप जहां मुझे भेजना चाहते हैं, मैं अपना कर्म करूंगा। आप कर्म कीजिए, मेहनत करिए। रोहित शर्मा को भी नहीं पता था जब पहला दिन इस बिजनेस में आया था, नहीं पता था कि ये बिजनेस मेरी लाइफ बदल देगी। आपको भी नहीं पता है कि ये बिजनेस आपकी लाइफ बदल देगी। मेरे दोस्त, आपके अपलाइन को पता है। मेहनत कीजिए, जमकर मेहनत कीजिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितनी कामयाबी उस ऊपर वाले ने मुझे इस बिजनेस में दिया है, उससे लाख गुना बड़ी कामयाबी आप जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, आप सबको मेरे से भी बड़ी कामयाबी मिले। आपका नाम सम्मान देश दुनिया में गूंजे। आप कुछ ऐसा करें कि आपकी तरह हजारों नहीं लाखों लोग आपकी तरह बनना चाहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। जय RHI दोस्तों, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। सर, जय RHI। थैंक यू सो मच सर। हमारे सभी डाउनलाइन और सभी लीडर सर आपकी मीटिंग को अटेंड